हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम इस लेक्चर के अंदर एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और बर्जीलियस हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली कि वो क्या होता है। सबसे पहले बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट का नाम था बेसिकली बेटा। उसने कहा था कि अब अगर आप लोग सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के ऊपर, क्लियर है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस लेते हो तो उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो बर्जीलियस ने बेटा ये कहा था कि अगर आप लोग इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ले लो, चाहे वो गैसें कोई हो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लीजिए, उनके इक्वल वॉल्यूम उठा लो और उनको सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर के ऊपर अगर रखोगे तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे आप लोगों को। तो यही बात है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ आप टेम्परेचर और प्रेशर लिखोगे, मैंने टी और पी से मेंशन कर रखा है। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेसिकली बेटा। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मान लो हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन, दोनों का मैं ले लेता हूँ 1 लीटर। ये भी मैंने 1 लीटर ले लिया यहाँ पर, और इसका अमाउंट भी मैं क्या ले लेता हूँ, 1 लीटर ले लेता हूँ। और यहाँ पर मेरा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के अंदर क्या है, सिमिलर है बेसिकली बेटा। तो यहाँ पर इन दोनों के पास मेरे पास इक्वल वॉल्यूम्स होंगे, क्या होंगे, सॉरी, इक्वल एटम्स मिलेंगे आपको। क्लियर, इतने ही एटम इसके अंदर होंगे 1 लीटर के अंदर, सेम नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर भी मिलेंगे। क्लियर है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज कॉल्ड बर्जीलियस लॉ। इसके बाद एवोगैड्रो हाइपोथेसिस था, या एवोगैड्रो लॉ लगा लीजिए या एवोगैड्रो प्रिंसिपल लगा लीजिए। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अंदर क्या था, उसने ये कहा था कि कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। एक्चुअली में क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बस इतना फर्क था और ज़्यादा कोई फर्क नहीं था। जैसे बर्जीलियस ने कहा था कि अगर इक्वल वॉल्यूम है दो अलग अलग गैसों का अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों के अंदर सेम होंगे। अब की बार क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। उसके बाद आता है एटॉमिसिटी, हमारा टॉपिक। क्लियर है, क्या आता है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बेसिकली क्या होता है, एटॉमिसिटी में ये कहा गया है कि एक मॉलिक्यूल को डिनोट करने के लिए कितने उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसको उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। पढ़ के देखिए, एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, कि उस एलिमेंट के कितने एटम हैं प्रेजेंट इन ए वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है, यानी कि उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस एलिमेंट के, उसे बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। जैसे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, कितने एटम है, 2, तो यहाँ पर एटॉमिसिटी 2 है, यहाँ पर भी एटॉमिसिटी 2 है। अगर ये फॉर्मूला हो ओजोन का O3 वाला हो तो एटॉमिसिटी 3 है। कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट कर रहे हैं उस एलिमेंट को, उसके एक मॉलिक्यूल को डिनोट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। उसके बाद एक फॉर्मूला दे रखा है बेटा आपकी बुक में, मॉलिक्यूलर मास जो है वो इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर, इस फॉर्मूले को बस एज इट इज याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होता है बेसिकली। कहाँ से आया, कैसे आया, इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये याद रख लीजिए कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। उसके बाद नीचे 22.4 लीटर वाला है, ये बात मैं पहले पढ़ा चुका हूँ हमारे यूनिट टेस्ट होने से पहले। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक आता है हमारा। रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक बेटा आप खुद ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि किसी भी एटम का जो मास है वो हम पहले कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू मापते थे। क्लियर, कार्बन 12 के विद रिस्पेक्ट टू मापते थे और उसके भी 1/12 मास के ऊपर। क्लियर है, एच टी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक बार रीड आउट करके छोड़ देना बस। उसके बाद आपका टॉपिक आता है ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सारे हमने कर लिए लास्ट लेक्चर में। मोल कॉन्सेप्ट भी कर लिया हमने पहले, ये हो चुका है हमारा सब कुछ बेटा। उसके बाद आता है सॉल्यूशन के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट।
इन सॉल्यूशंस ये भी कर सकते हैं। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी हम कर चुके हैं सब कुछ बेटा, आगे आ जाइए। उसके बाद हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फार्मूला। ये वाला टॉपिक आपको नहीं करना बेटा, वेरी गुड। उसके बाद सीधा निकालिए एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। क्लियर है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करिएगा इसको अच्छे से। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं जर्नली, तो क्लियर है। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअली में ये फॉर्मूले होते हैं जो आपने पढ़ रखे हैं। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, उसके बाद शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला, सॉरी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये। उसके बाद शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 होता है बेसिकली। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है मेरा फॉर्मूला। उसके बाद अनेकों फॉर्मूलेज है, इनको फॉर्मूला कहते हैं। अब एम्पेरिकल कौन सा होता है और मोलिकुलर फॉर्मूला कौन सा होता है। एक्चुअली में फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हमें बताए जाते हैं कि कौन सा एटम कितनी अमाउंट के अंदर या उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है मेरे यहाँ पर। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस को यहां पर डिस्कस करता हूं तो इस फॉर्मूले से मुझे ये पता चल रहा है कि इसको बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम लगे हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम लगे हैं। क्लियर है। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं HO, ओके। अब यहां पर मैं अगर हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशो लिखूं तो कितनी है, 2 और 2 है ये दोनों, और इनकी रेशो कितनी बनेगी 1:1 के अंदर ये अटैच है बेसिकली बेटा। क्लियर है। अगर मैं इनको सिंपली ऐसे लिख दूं HO, क्लियर है, इनकी एक्चुअली रेशो ना बताऊं या एक्चुअली अमाउंट ना बताऊं एटम्स का कि एक्चुअली में कितने हैं, तो ये जो HO फॉर्मूला है ये तो है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका, जिसके अंदर सिंपली एक सिंपल रेशो के अंदर डिनोट होते हैं एटम्स। ओके, एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट नहीं करता एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन मेरा जो मॉलिक्यूलर ये वाला जो है मेरा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो क्या होता है ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड इन विच एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स आर डिनोटेड प्रेजेंट इन ए वन फॉर्मूला यूनिट, कि एक फॉर्मूला के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो किसी भी सब्सटेंस के वो उसको डिनोट करता है। अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला को बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला, एक ही केमिकल फॉर्मूला होता है विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स, एक सिंपल होल नंबर रेशो होगी एटम्स की ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, की मॉलिक्यूल एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, उनकी रेशो क्या है, क्लियर, अलग अलग एलिमेंट्स की, उसको डिनोट करता है। मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या करेगा, एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करेगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला दोनों के अंदर। अब इनको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम लोग कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। उसको फाइंड आउट करने का यहाँ पर एक तरीका दे रखा है बेटा। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक्चुअली में एम्पेरिकल फॉर्मूला से पता चलेगा। जब हमें किसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला पता हो तभी हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं यहाँ पर। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे पता चलेगा हमें, हमें उस कोई भी सब्सटेंस है अगर उसकी कंपोजिशन दे रखी है हमें, मान ले कि वो ये कह दे कि मेरे पास एक सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। हाइड्रोजन मेरी 12% है, ऑक्सीजन मेरी 30% है, और जो तीसरा कंटेंट है वो भी नहीं कर रहा कि कितना परसेंट है, तो वो परसेंट आप निकाल भी सकते हो। अगर बता दे तो और भी बेस्ट है, नहीं बताए तो भी बता सकते हो। जैसे कि कोई सब्सटेंस है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ओके। ये मान लो मेरा 20% है उसके अंदर, ये मान लो 40% है मेरा उसके अंदर,
क्लियर है बेटा? ये दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो निकाल भी सकते हैं। टोटल परसेंट कितना हो गया 60, तो ये कितना बचेगा 40, या दिया मिलेगा तो भी ये 40 ही दिया मिलेगा। तो सबसे पहले हमें उसकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि कोई सब्सटेंस कितनी परसेंट के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसकी हेल्प से हम उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला ही फाइंड आउट करेंगे वहाँ पर। तो इसको निकालने का एक आसान सा तरीका है, जो कंपोजिशन दे रखी है पहले उसको पहले सिंपल लिख लीजिए। परसेंटेज को मत सोचिए कि वो परसेंटेज में दे रखा है, उसको सिंपल करके लिख लीजिए, ठीक है? यानी कि इसको 20 लिख लो, इसको 40 लिख लो, इसको 20-40 लिख लीजिए, ओके। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, उसका मोलिकुलर मास क्या होता है, क्या लिखोगे बेटा? उसका मोलिकुलर मास। फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। फिर जो उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हम उनको सिंपल रेशो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? अगर वो सिंपलेस्ट रेशो में नहीं है, सिंपलेस्ट मोलर रेशो में नहीं है, तो हम उसको एक सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर लेके आएंगे, किसी छोटे से छोटे डिजिट से मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ बेटा, तभी ये समझ में आएगा अच्छे से आपको। जैसे पहला न्यूमेरिकल दे रखा है मेरी बुक के अंदर कि एन इनऑर्गेनिक साल्ट गेव ए फॉलोइंग परसेंट कंपोजिशन, जिसके अंदर सोडियम 29.11 है, सल्फर 40.51 है और ऑक्सीजन कितना है 30.38 है। क्लियर है? तो यानी कि मेरा सोडियम कितना दे रखा है बेटा 29.11 दे रखा है बेसिकली बेटा। उसके बाद सल्फर दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा सल्फर 40.51। क्लियर है? उसके बाद दे रखा है बेटा ऑक्सीजन, वो दे रखा है 30.58 के अंदर, तो सॉरी 38 के अंदर 30.38। ये परसेंटेज ही है एक्चुअली में। क्लियर है? परसेंट दे रखी हो नहीं दे रखी हो हमें उससे कोई लेना नहीं है। अब ये कंपोजिशन दे रखी है, बताओ इससे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा इस सब्सटेंस का, या मोलिकुलर भी पूछ सकता है। पहले एम्पेरिकल निकालना सीख लेते हैं। क्लियर है? तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा निकल के आएगा। किस प्रकार से निकलेगा वो देखिए। सबसे पहले आप लोग इन एलिमेंट्स के सिंबल लिख लीजिए। क्लियर? सबसे पहले इन एलिमेंट का नाम लिखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे हम लोग कि एलिमेंट क्या है वो। यहाँ पर सबसे पहले सोडियम। क्लियर? हमारे पास क्या क्या है, सोडियम है, और उसके बाद हमारा सल्फर दे रखा है। जो दे रखा वही लिखो, उसी सीरीज में लिख लो बस। सल्फर है बेटा, उसके बाद ऑक्सीजन दे रखा है। इनके सिंबल लिख लो बेटा, क्या क्या सिंबल होंगे। इसका सिंबल Na, इसका सिंबल सल्फर, इसका सिंबल O। ओके, सल्फर का S हो जाएगा। उसके बाद इनका लिखिए बेटा आप लोग मोलिकुलर मास। क्या लिखेंगे मेरा यहाँ पर बेटा? मोलिकुलर मास लिखेंगे आप लोग। नहीं सॉरी, पहले परसेंट लिख लीजिए। क्लियर है? मतलब परसेंट कितना है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है। यहाँ पर सोडियम कितना है 29.11, सल्फर कितना है 40.51, उसके बाद ऑक्सीजन कितनी है 30.38। यहाँ पर इनका अब आगे लिख लीजिएगा आप लोग, इनका बेसिकली बेटा एटॉमिक मास। क्या लिख लेंगे? एटॉमिक मास। अब सोडियम का एटॉमिक मास 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? अब गिवन वेट ये हो गया, मोलिकुलर वेट हो गया। क्लियर है? आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 29.11 डिवाइड बाय 23, इधर से 40.51 डिवाइड बाय 32, उसके बाद 30.38 डिवाइड बाय 16। यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। कितने आएंगे बेटा? इसका आ जाएगा 1.266, इसका आ जाएगा 1.266, इसका आएगा बेसिकली 1.8 होगा शायद, 1.897 बेटा बेसिकली। अब हम
इसको कन्वर्ट करें सिंपलेस्ट मोलर रेशो के अंदर। क्लियर है? सिंपलेस्ट रेशो लिख लो, सिंपलेस्ट मोलर रेशो। यानी क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे पॉइंट में आ गया ये आंसर। क्लियर है? मोल जो नंबर ऑफ मोल्स है इनको हम होल एक सिंपल रेशो के अंदर लेके आते हैं, बिल्कुल आसान सी भाषा के अंदर। उसको लेके आने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों में से जो सबसे छोटा आंसर है ना उसको ले लो और उसको इन सभी आंसर्स के डिवाइड में लिख दो एक एक करके, एक एक बार। क्लियर है? जैसे इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, ये है, ये भी दोनों सेम वैल्यू आई है, तो सबसे छोटी वैल्यू ये है। इन सबसे छोटी वैल्यू को उठाओ और इनके एक एक बार डिवाइड में लिख दो। 1.266 डिवाइड बाय 1.266, यहाँ पर फिर 1.266, यहाँ पर फिर 1.266, यहाँ पर 1.897 डिवाइड बाय 266। इसको डिवाइड करूँगा 1 आएगा, इसको डिवाइड करूँगा 1 आएगा, इसको डिवाइड करूँगा 1.5 आएगा। ये एक सिंपल रेशो आ गई, नहीं आ गई बेटा मेरी? क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली सिंपल रेशो आ गई है मेरी यहाँ पर। क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली 1 1 और ये 1.5। यहाँ क्या था, थोड़ी ऑकवर्ड सी थी, ये 1.2 था, ये भी 1.2 था, ये 1.89 था। क्लियर? एक सिंपल रेशो नहीं थी, मैंने सिंपल रेशो के अंदर कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, आप लोग सबसे जो छोटा आंसर आया हुआ है उसको उठाइए और एक बार इन सबके डिवाइड में उसको लिख दीजिए और फिर आंसर फाइंड आउट करिए। सिंपलेस्ट रेशो आ गई। अब इसको होल नंबर रेशो के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी होल नंबर तो नहीं है ना, होल नंबर तो एक कंप्लीट नंबर होता है बेसिकली। 0 1 2 3 4 5 1.5 1.2 तो होता नहीं होल नंबर। इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ बस। अगर यहीं पर आ जाता मेरे सारे के सारे होल नंबर, मान लो ये भी 1 आ जाता तो ठीक था, 2 आ जाता तब भी ठीक था, 3 आ जाता तब भी ठीक था। क्लियर है? इसको मैं अब होल नंबर बनाऊंगा। अगर पहले से ही होल नंबर होता है सिंपल रेशो तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर है? अब यहां पर मैं लिखता हूं कि सिंपल होल नंबर रेशो। क्लियर है? सिंपल होल नंबर रेशो को लिख लेते हैं। होल नंबर के लिए क्या करेंगे, इनको सबसे छोटे से छोटे डिजिट से मल्टीप्लाई करिए ताकि एक सिंपल होल नंबर बन जाए। छोटा छोटा डिजिट 2 होएगा मेरा, 2 से मल्टी करता हूँ, 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरा। अब ये सिंपल रेशो आ गई। तो यानी कि मेरा फॉर्मूले में सोडियम 2 है और सल्फर भी 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 3 दे रखा है। क्लियर है? तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा S2 और O3 बेसिकली। ये क्या हो गया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक बेटा? वेरी गुड। अगर हमें इसका मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो इसका, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना हो तो उस टाइम हमें उस फॉर्मूले का मोलिकुलर मास गिवन मिलेगा। क्लियर है? उसका जो मोलर मास होता है आइडियली मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो गिवन मिलेगा। क्लियर है? तो आप लोग क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए मोलर मास जो होता है सब्सटेंस का एक्चुअली में, उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि एम्पिरिकल जो फॉर्मूला है उसका मास निकाल लीजिए। क्लियर है? एम्पिरिकल फॉर्मूला सॉरी अभी नहीं, यहां से एक फैक्टर निकल के आएगा n। क्लियर है? एक n फैक्टर निकल के आएगा इससे, मोलिकुलर फॉर्मूला ले एक n फैक्टर निकल के आएगा। ओके, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कर लीजिए। यहाँ पर जो भी n की वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ रख लीजिए, जो भी आंसर आएगा। ठीक है? उसको फिर क्या करिए, आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। वो हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा अब वैल्यू 2 आ जाती इसकी, होल नंबर ही आएगी लगभग, ठीक है, 2 आ जाती, तो मैं क्या करता, एम्पिरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करता। 2 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाता, अब 2 से मल्टीप्लाई ये नीचे वाला करना है, सबस्क्रिप्ट वाला, क्या हो जाएगा Na4 S4 और O6, ये बन जाएगा बेटा मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर है? इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं सारे के सारे। सोल्ड वाले हैं वो ट्राई कर लेना, अनसोल्ड वाले मैं करवा दूंगा बेटा। मोलिकुलर फॉर्मूले पे अलग न्यूमेरिकल है, आपके
एम्पेरिकल फॉर्मूले पे अलग न्यूमेरिकल्स है, सारे करने हैं। सोल्ड अनसोल्ड, अनसोल्ड आज शाम 7 o'clock तक मेरे पास पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन आता है। बैलेंस की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेना। बैलेंस में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करना। क्लियर, बाकी हम बैलेंसिंग में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन रटिएगा, वो आ जाएगी आपको समझ में। उसके बाद आगे चलिएगा बेटा, एक वर्ड आता है स्टिचियोमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ए जनरल कॉन्सेप्ट। क्लियर है। स्टिचियोमेट्री के अंदर भी आप लोग एक बात याद रखिएगा, स्टिचियोमेट्री होता है बेसिकली जो केमिकल, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आगे टर्म्स लिखी होती है ना, उन्हें बोलते हैं एक्चुअली में स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। जैसे कि अगर मैं कोई एक रिएक्शन लिख दूं यहाँ पर जनरल, सिंपल, बस याद रखिएगा आपको यूनिट ये एम्पेरिकल फॉर्मूले तक ही करनी है। क्लियर है, आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आगे हमारा यूनिट का कोई काम नहीं है, हमारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है बेसिकली। आज हमारी ये फर्स्ट यूनिट क्लोज हो गई है बेटा। ओके, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट में जैसे H2 और Cl2 की अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो क्या बनेंगे, 2HCl बनेंगे। तो यहाँ जो आगे 2 लिखा हुआ है इसे स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद आता है लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट में वो होता है बेटा कि मान लीजिए कि आप लोग कोई भी एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, A + B परफॉर्म कर रहे हो और यहाँ पर आपका कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है। ये मान लीजिए कि आपके पास 6 ग्राम है और ये मान लीजिए कि 2 ग्राम है। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो लेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है रिएक्शन तो उतनी होगी। ये 6 का 6 ग्राम क्या पता ना रिएक्ट होता हो। यहाँ पर प्रोडक्ट मान लो A और B बन रहा है, लेकिन जितना A है उतना ही B है बेटा। क्लियर है, तो सिर्फ 2 ग्राम B है, सिर्फ वो 2 ग्राम A के साथ रिएक्शन कर लेगा। ओके, बाकी का जो 4 ग्राम है वो तो क्या रह जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा। ओके, अब ओवरऑल रिएक्शन किस पे डिपेंड करी, इस वाले पर। ओके, तो इसे बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, इसे लिमिटिंग रीएजेंट बोलेंगे हम लोग। यानी कि वो रिएक्टेंट जो अच्छे से पूर्ण रूप से रिएक्ट हो जाता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसे लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं। अब क्योंकि ये तो पूरा रिएक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो 2 ही ग्राम है, दूसरा तो इसका सिर्फ 2 ही ग्राम रिएक्ट होएगा। तो ये वाला 2 ग्राम वाला क्या है, लिमिटिंग रीएजेंट है जो पूरा रिएक्ट हो रहा है यहाँ पर। बस डेफिनेशन में फोकस करिएगा और कुछ नहीं करना, ओनली डेफिनेशन करनी है इसकी भी। तो ये हमारी यूनिट क्लोज होती है। हम अब नेक्स्ट लेक्चर से हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब के लिए हैव ए नाइस डे।